नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए लाने जा रहा हूँ वो है जनरल साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। और कोशिका विज्ञान या कोशिका विभाजन के बारे में अगर हम समझे तो सबसे पहले आज मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको स्टडी करना है समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन को आज हम पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में मिटोसिस या माइटोसिस भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो बिना कोई समय गवाए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले अगर हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन आवश्यक क्यों है, इसे देख लेते हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली समस्त कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस घटना को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन में पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें, पहली खास बात क्या है कि कोशिका विभाजन में सबसे पहले डीएनए का द्विगुणन होता है और फिर केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के ही फलस्वरूप क्या होता है या इस प्रोसेस के ही बेसिस पे क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। अब सीधी सी बात है, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि सीधी सी अपने जैसी जाति को बनाए रखने के लिए कोशिका विभाजन बहुत आवश्यक है। चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सभी के अंदर कोशिका विभाजन होता है। लेकिन कोशिका विभाजन सब में कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इसीलिए हमने क्या करा है, अध्ययन के लिए कोशिका विभाजन को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा है। सबसे पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अब असूत्री विभाजन को कहा जाता है एमिटोसिस डिवीजन, समसूत्री को मिटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री को मायोसिस डिवीजन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बेसिकली क्या कि असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अब असूत्री विभाजन को हम स्टडी करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ कम ही बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बेसिस पे बनते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने के बाद और भी चीजें काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊंगा, तो समसूत्री विभाजन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो और इसी वीडियो के अंत में लेके आऊंगा, ताकि काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को सारी चीजें विजुअलाइज करके क्लियर हो। चलिए तो आरंभ करते हैं। सबसे पहला असूत्री विभाजन। अब देखिए असूत्री विभाजन एमिटोसिस डिवीजन। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम केंद्रक कुछ लंबा हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस कुछ लंबा हो जाता है। फिर मध्य से सकरा होकर डमरू के आकार का हो जाता है, ठीक है। अंत में इसका मध्य भाग आंशिक सकरा होकर 2 भाग में बट जाता है। अब केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका झिल्ली के मध्य कुछ संकुचन आरंभ होता है और कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बट जाता है। इस प्रकार 2 प्रकार की संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए ये सिंपल सी बात है, ये है कोशिका, और कोशिका के अंदर ये वाला हिस्सा जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो है न्यूक्लियस, उसके अंदर स्मॉल साइज है न्यूक्लियोलस, ठीक है। मेनली हम लोगों को नाभिक को ध्यान देना, और बाहर है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये बीच में से लंबा होने चालू हो जाता है, डमरू के आकार का हो जाता है इस तरीके से। फिर ये लंबा होते होते क्या हो जाता है, 2 अलग अलग भागों में बट जाता है और अंत में पूरी की पूरी कोशिका का भी विभाजन हो, मतलब पूरी के पूरे जो जीव द्रव्य है उसका भी विभाजन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक कोशिका से अंत में 2 उसकी संतति कोशिका, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डॉटर सेल्स, बनती है। ओके, चलिए अब इसका स्पेशल बात आप लोगों को क्या याद रखना है कि असूत्री कोशिका विभाजन की खोज रिमेक ने की थी। कब की थी? तो 1841 में की थी। आगे बढ़ते हैं तो असूत्री विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि सभी प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह विभाजन पाया जाता है। यानी जितने भी हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, जो कम विकसित होती है, स्टार्टिंग की या प्रारंभिक जो कोशिकाएं होती थी उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब यह एक कोशिकीय जीव में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब देखिए जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उन सभी के अंदर असूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे अमीबा, ओके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो कि एक कोशिकीय जीव है। अब इस प्रकार के कोशिका विभाजन में किसी प्रकार की केंद्रकीय घटनाएं नहीं होती है। जैसे
जैसे क्रोमेटिन तंतु का संघनन। अब ये चीजें आप लोगों को आगे जाके जब समसूत्री विभाजन समझूंगा वहां पर जाके चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। गुणसूत्रों का दिखाई न देना, केंद्रक झिल्ली का सदैव बना रहना आदि क्या होता है इसके अंदर नहीं होती है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब अगला फोर्थ पॉइंट कि इसमें साइटोप्लाज्म का हिस्सा अलग होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य का अंत में क्या होता है, वही हिस्से से ही क्या बनती है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे ही विखंडन भी कहते हैं, फ्यूजन भी इसी चीज को कहा जाता है। अब साथ ही इस विभाजन में केंद्रक समान आकार के हो यह आवश्यक नहीं है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे एक ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये है पूरी कोशिका। अब इस न्यूक्लियस के अंदर का जब विभाजन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल बराबर आकार के। हो सकता है कि एक न्यूक्लियस छोटा और एक न्यूक्लियस बड़ा। इसका मतलब क्या है कि एक के पास जेनेटिक मटेरियल कम आएंगे और दूसरे के पास जेनेटिक मटेरियल ज्यादा आएंगे। तो इस प्रकार से ये दो संतति कोशिकाएं हैं, परंतु फिर भी ये एक दूसरे से कुछ हिस्सों तक भिन्न रहती है। यही बात इंपॉर्टेंट बनाती है इसे। अब अतः क्रोमेटिन पदार्थ का आपस में वितरण संतति कोशिकाओं के अंदर असामान्यताएं उत्पन्न करता है। उसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, प्रोटोजोआ, नील हरित शैवाल, यूग्लिना आदि। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अगला समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए समसूत्री विभाजन सबसे पहली बात कहाँ देखने को मिलता है, तो समसूत्री विभाजन हमारे मतलब हमारी देहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अब देहिक कोशिकाओं का मतलब क्या होता है कि हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि कहीं हमें खरोच लग जाती है, टिश्यू कटता फटता है, वहां पर कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, तब ये विभाजन होता है और उसको रिपेयर करता है। साथ ही साथ में हमारे स्किन के ऊपर की कोशिकाएं क्या होती है, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहती है, तो वहां पर समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। चलिए इसे समझते हैं कुछ पढ़ के। अब क्या लिखा है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में जर्मन के जीव वैज्ञानिक वॉल्थर फ्लेमिंग ने सन 1879 में देखा था। यह कोशिका विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है, ये बात याद रखना है आपको। अब कायिक कोशिका, आप इसे देहिक कोशिकाएं भी कह सकते हो। कायिक कोशिकाएं या यहीं पर इसे आप क्या कह सकते हो, देहिक कोशिकाएं भी कह सकते हो। ठीक है, देहिक कोशिकाओं में होता है। अब इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर, जैसे हम मनुष्य की कोशिका की बात कर लेते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र। अब इनसे जो दो कोशिकाएं बनती है, उन दो कोशिकाओं के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर 23 गुणसूत्र ही होंगे। इसका मतलब जब दो संतति कोशिकाएं बनती है तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी ही रहती है, साथ ही साथ में वो अपने पितृ कोशिकाओं के बिल्कुल एक जैसे रहती है, कोई भी उनके बीच में अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब एक संतति कोशिका दो संतति कोशिका इसमें एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ ही इनमें कोई अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है। अनुवांशिक भिन्नता कब क्यों नहीं होगी भैया, सीधी सी बात है, 23 जोड़े गुणसूत्र यहाँ भी है, 23 यहाँ भी पहुंच गए, 23 यहाँ भी पहुंच गए। जब सब कुछ सेम है तो कोई डिवीजन मतलब कोई भी अनुवांशिक भिन्नता नहीं होगी। देखिए समझने के लिए आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हृदय की एक कोशिका है। अब हृदय की कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होगा तो जो नई कोशिकाएं बनेगी वह भी हृदय की कोशिकाएं होंगी, मतलब हृदय की सारी कोशिकाओं के जैसे ही बिहेव करेगी, उन्हीं के कार्यों को परफॉर्म करेगी। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग को पूरी उस प्रक्रिया को समझने के लिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमको सेल साइकिल समझना पड़ेगा। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपना पूरा जीवन काल किस तरीके से व्यतीत करती है, उसे ही हम सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र कहते हैं। अब देखिए कोशिका चक्र का कुछ इस तरीके से डायग्राम लाया हूं मैं। आप लोग इस पूरे कोशिका या सेल साइकिल को, हम इस पूरे सेल साइकिल को कोशिका चक्र यानी कोशिका के जीवन से लेकर कोशिका के अंतिम पड़ाव तक की अगर प्रक्रिया की बात करें तो उसे हम दो चरणों में बांट सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि ये आप लोगों को दिख रहा है इंटरफेस। ये इंटरफेस जिसे हिंदी में अंतरावस्था भी कहा जाता है, एक ये है। तो पूरा यहां से यहां तक ये है इंटरफेस। फिर एक दूसरा स्टेप है जिसे हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन स्टेप, या इसे ही मिटोसिस स्टेप भी कहा जाता है।
देखिए तो संपूर्ण कोशिका सेल साइकिल को हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, इंटरफेज अंतरावस्था और सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। अब इंटरफेज को हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये पूरा यहां से यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, ये है इंटरफेज। अब इस इंटरफेज में ये वाला जो हिस्सा है ये है जीवन फेज। अब इस जीवन फेज में क्या होता है, तो इस जीवन फेज में सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि सेल ग्रोथ करता है, ठीक है। जो नई कोशिकाएं बनती है वो नई कोशिकाओं सेल ग्रोथ करता है, उसके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, डीएनए का रेप्लिकेशन तो नहीं होता है, बस सेल की ग्रोथ होती है, सेल विकसित होता है। अब एस फेज सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहीं पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ओके। और G2 फेज क्या है, तो G2 फेज के अंदर क्या होता है, तो G2 फेज के अंदर ही मेन चीज क्या होता है कि यहीं पर कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, यानी प्रिपरेशन ऑफ मिटोसिस। इसके लिए आवश्यक कोशिका विभाजन के लिए जरूरी आवश्यक जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम इसी स्टेट में बनते हैं। तो यहां तक जो होता है वो इंटरफेज होता है। तो याद रखिएगा कि इंटरफेज जो फेज यानी कोशिका चक्र को हमने दो भागों में बांटा, तो इंटरफेज जो होता है वो कोशिका चक्र का सबसे बड़ा फेज होता है। अब सेल डिवीजन को मुख्यतः हम चार स्टेप्स में बांट सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और जबकि ये जो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस क्या है, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जबकि ये चार स्टेप जो होती है वो केंद्रक के विभाजन के लिए हमने बनाई है। चलिए आगे और समझते हैं इन चीजों को। देखिए तो उसी का थोड़ा सा रे डायग्राम एक और बार मैं आप लोगों को ले आया हूं। कोशिका चक्र को दो स्टेप में बांट सकते हैं, अंतरावस्था और समसूत्री विभाजन, इंटरफेज और मिटोटिक फेज। इंटरफेज में जीवन फेज यानी गैप 1, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। जबकि कैरियोकाइनेसिस में अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें तो उसमें दो पार्ट में विभाग सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर किसका विभाजन होता है, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है। जबकि साइटोकाइनेसिस के अंदर अगर हम देखें तो साइटोकाइनेसिस के अंदर किसका विभाजन होता है, तो यहाँ पर जीव द्रव्य का विभाजन होता है। अब कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी स्टडी के लिए हमने इसे पुनः चार भागों में बांटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और अब हम इन्हीं चार स्टेप्स को आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं भैया अंतरावस्था, इंटरफेज, ठीक है। चलिए इंटरफेज को सबसे पहले हम समझते हैं। तो इंटरफेज में जीवन फेज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण, आवश्यक प्रोटीन, आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के सेल ग्रोथ करता है। फिर एस फेज, तो इस प्रवस्था में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है तथा गुणसूत्रों का प्रकृतिकरण या रेप्लिकेशन होता है, जिसके फलस्वरूप डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अब G2 प्रवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और विभाजन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण होता है। अब समसूत्री विभाजन फेज यानी भैया हम मिटोटिक फेज को समझ लेते हैं। तो इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, मुख्यतः कोशिका विभाजन इस चरण में ही पूर्ण होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में अगर हम देखें तो इस चरण में केंद्रक का विभाजन होता है और यह कोशिका विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चरण है, जिसे सुविधा पूर्वक अध्ययन के लिए पुनः चार भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस में मुख्यतः केंद्रक का कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो यह कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। चलिए आगे अब समझते हैं। सबसे पहले प्रोफेज को अगर हम देखते हैं तो प्रोफेज के बारे में देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही बड़ी प्रोसेस भी है। तो यह सभी अवस्थाओं में बड़ी अवस्था है, ठीक है। मतलब केंद्रक के विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था, याद रखेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में प्रोफेज जो है वो सबसे बड़ी अवस्था है। अब इस अवस्था में यहां पर ये इसकी जगह क्या लिखा है, तो इसकी जगह केंद्रिका है, ओके, ठीक है। तो इस प्रवस्था में केंद्रिका में उपस्थित क्रोमेटीन बदलकर गुणसूत्र संरचना बनाते हैं, ठीक है। नाभिक के ऊपर उपस्थित सेंट्रोमियर विपरीत दिशा में चलते हैं और केंद्रक कला पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। देखिए यार, चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात अगर मैं बनाऊं तो ये है हमारे पास एक कोशिका और इस कोशिका के अंदर ये है न्यूक्लियस।
अब ध्यान से देखते जाइएगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गुच्छे जैसे, बाल के गुच्छे जैसे क्या होते हैं कि क्रोमेटिन धागे पड़े हुए थे, इन्हें ही क्रोमेटिन कहा जाता है। ये लिखा हुआ ना क्रोमेटिन, तो ये क्रोमेटिन इसी तरीके से। अब क्या होता है, तो प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो प्रोफेज जैसी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि यही जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये कुछ इस तरीके से बदलकर गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो यहीं पर ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं और ये बीच के एक दूसरे से, अब देखें ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल इस तरीके का क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब इसे क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ध्यान से समझते जाइएगा कि मतलब ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो होता है वो बिल्कुल इस वाले क्रोमोसोम्स के जैसा ही होता है। ओके, यानी यहीं पर क्या होता है, जो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था, डीएनए 2 बार में 2 भागों में बटा था, मतलब 2 बार डीएनए बन गया था, तो एक बार यहां पहुंच जाता, एक बार यहां पहुंच जाता। इसे संतति क्रोमोसोम्स, एक एक को संतति क्रोमोसोम्स कहते हैं हम लोग। अब साथ ही साथ में केंद्रक के अंदर ये इसमें बदल गया, जबकि ये ऊपर की, ये जो केंद्रक के ऊपर की ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली का क्या होता है, मतलब इस झिल्ली का डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है और ये झिल्ली दिखना बंद हो जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, तो कोशिका, अगर हम बात कर लेते हैं तो नाभिक के दोनों तरफ क्या होते हैं, सेंट्रोमियर जो होते हैं, वो सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं। ठीक है, देखिए मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखिएगा। अंत में मैं आप लोगों को इसी चीज का एक एनिमेटेड वीडियो लाऊंगा, तो आपको ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलिए इस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह विभाजन की प्रथम अवस्था है, सीधी सी बात है, समझ में आ ही रही होगी। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये ऊपर की ये जो झिल्ली है वो खत्म हो जाती है। अब केंद्रक द्रव्य विलुप्त हो जाता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा था वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। क्रोमेटिन धागे, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं, जिनके बारे में बाल जैसे गुच्छे बताया था, ये सिकुड़कर गुणसूत्र, ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र में बदलने लगते हैं। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो बताए हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, जिसे तारक केंद्र भी कहा जाता है। आप लोगों को कोशिका के कोशिकांग वाले टॉपिक में मैंने सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाई है। अब सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोल में बदलकर विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। चलिए आगे आप समझते हैं, तो इसके कुछ डायग्राम को आप लोगों को देखिए, ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम लाया हूं, इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, इस डायग्राम में सारी चीजें आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, तो यहाँ पर ये चीज क्या है, तो ये है ऊपर का, जिसे ही हमने क्या कह रहे हैं भैया, इसे ही कह रहे हैं सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। और ये एक के पीछे एक है, मतलब इसकी संख्या कितनी रहती है, प्रोफेज वाली स्टेप में 2 होती है। अब ये है केंद्रक के, मतलब ये है केंद्रक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये है थ्रेड लाइक बाल जैसे स्ट्रक्चर, जिसे ही क्या कहा जा रहा है, तो जिसे ही यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जा रहा है, यानी क्रोमेटिन धागे कहा जा रहा है। अब इस प्रोफेज वाले स्टेज में क्या होता है, तो ये जो क्रोमेटिन धागे हैं वो बदलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, जिसके, ठीक है, यहाँ पर ये जो सॉरी सेंट्रियोल नहीं है, ये है सेंट्रोमियर, गलत हो गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, ओके। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे कहा जाता है तारक केंद्र कहा जाता है, ओके। अब ये क्या होते हैं, तो ये संख्या में यहाँ पर प्रोफेज वाली अवस्था में 2 होते हैं, तो एक क्रोमोसोम्स एक इस तरफ जाने लगता है और दूसरा उसके विपरीत, यानी क्या होता है कि ये दोनों इस तरीके से एक के एक मतलब ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये पूरी तरीके से, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो केंद्रक के ऊपर की झिल्ली है वो पूरी तरीके से समाप्त होते हुए यहाँ पर आपको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को प्रोफेज बताया है, अब मेटाफेज को हम समझते हैं। तो मेटाफेज में चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस अवस्था में सभी गुणसूत्र तुर्क सूत्रों यानी स्पिंडल फाइबर, अब तुर्क सूत्र स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वाला तुर्क सूत्र या स्पिंडल फाइबर जैसा टॉपिक मैं आप लोगों को कोशिकांग, जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा था वहां पर कहा था कि सेल डिवीजन में बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं इसे। तो देखिए ये है हमारे पास तारक केंद्र,
तारक केंद्र जिसे सेंट्रोमियर कहा जा रहा है। अब इससे कुछ स्पिंडल फाइबर्स कुछ ऐसे निकलना शुरू होते हैं। फाइबर्स मतलब एक इस तरीके से स्ट्रक्चर जैसे निकलना शुरू होते हैं, ये यहाँ पर ये, इन्हें ही स्पिंडल फाइबर या तुर्क तंतु कहा जा रहा है। इस तरीके से निकलना प्रारंभ होते हैं। अब ये कहां पर जाकर अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये देखिए, ये है एक क्रोमोसोम्स, तो ये है एक क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम्स को सेंटर में ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पर एक विशेष टाइप का प्रोटीन होता है, और इस सेंटर वाले इस नाम को ही क्या कहा जा रहा है, तो इसे कहा जा रहा है सेंट्रिओल। चीजें समझ में आ रही है, यानी गुणसूत्रों के मध्य वाले उस हिस्से को सेंट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। और जबकि ये है सेंट्रोमियर, ध्यान से समझते जाइएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इसे कहा जा रहा है सेंट्रियोल, और यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स, इसे ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जा रहा है सेंट्रोमियर। इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जाकर किससे कनेक्ट हो जाते हैं, इनके सेंट्रियोल से जाकर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपको इसके अगले डायग्राम में दिख रहा होगा। फिर सारे के सारे ही क्या करते हैं, तो सारे के सारे ही क्या होते हैं, फिर ये स्पिंडल फाइबर्स इनको खींच तान के क्या होते हैं, एक लाइन में अरेंज कर देते हैं। तो ये था हमारे पास मेटाफेज, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यह विभाजन की द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर गुणसूत्रों को देखना हो तो इस स्टेप में सबसे अच्छी तरीके से देख सकते हो आप। अब सेंट्रिओल से, ठीक है, सेंट्रिओल से तुर्क तंतु का निर्माण होता है, जो गुणसूत्र से आकर चिपक जाते हैं। चलिए आगे अब समझते हैं, एनाफेज को हम समझते हैं। तो एनाफेज वाली कंडीशन में क्या होगा, तो एनाफेज वाले स्टेप देखिए, मेटाफेज में तो क्या हो गया था, ये बिल्कुल एक लाइन में इस तरीके से अरेंज्ड हो गए थे, ओके, बिल्कुल एक के पीछे एक, ठीक है। अब एनाफेज वाले स्टेप में क्या होता है, तो एनाफेज यह सबसे छोटी अवस्था है, याद रखिएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में सबसे छोटी स्टेप एनाफेज है। इस अवस्था में गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र में बदलकर विपरीत ध्रुवों में जाने लगते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा कि यहां तक ये वाले स्टेप तक तो मेटाफेज में था। अब ये स्पिंडल फाइबर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और सिकुड़ के क्या हो जाते हैं, ये जो गुणसूत्र थे, जो दो संतति गुणसूत्र थे, तो ये एक गुणसूत्र ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और दूसरे गुणसूत्र नीचे की तरफ। इस तरीके से दो बराबर बराबर गुणसूत्र अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं। तो ये था एनाफेज। अब जबकि हम लास्ट स्टेप टेलोफेज की बात करते हैं, तो इस अवस्था में संतति गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। देखिए ये पहुंच गए, ये गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच गए, और यहाँ पर पुनः गुणसूत्र खुलकर क्रोमेटिन संरचना बना लेते हैं। मतलब ये जो गुणसूत्र थे, ये खुल के वापस से वही बालों जैसी संरचना बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और केंद्रक कला बनने के पश्चात दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद साथ ही में क्या होता है, दो केंद्रक भी बनना शुरू, मतलब केंद्रक के ऊपर की जो झिल्ली है, वो केंद्रक के ऊपर की झिल्ली भी बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक कोशिका है ये पूरी, इस कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब केंद्रक तो दो बन गए हैं, लेकिन कोशिका का अभी भी विभाजन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जीव द्रव्य बाकी है। तो अगले स्टेप में बढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, केंद्रक भित्ति का पुनः निर्माण होने लगता है, अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे में बदलने लगते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, ओके। साथ ही में अंत में क्या होता है, दो। अब देखिए ये कोशिका विभाजित हो जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी यहीं पर बता दी गई है, लिख दी गई है। चलिए कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब देखिए अंत में जीव द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए ये एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, जो जेनेटिक रूप से बिल्कुल एक जैसी, 23 गुणसूत्र इसमें, 23 गुणसूत्र इसमें, यानी कुल मिला से संरचना और जेनेटिक मटेरियल के रूप में दोनों कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। एक्चुअली हम बोले तो तीनों कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। चलिए अब सारी चीजों को और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाता हूं। तो उस 3D वीडियो के जरिए, एनिमेटेड वीडियो के जरिए आप इन्हीं सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो एक वीडियो के जरिए हम देखते हैं माइटोसिस की प्रोसेस को।
अब यहाँ पर क्या है कि जब भी रिप्रोडक्शन के बाद जब भी कोशिका बढ़ती है, सेल ग्रोथ होता है, रिपेयरिंग होती है, तब यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब इस माइटोसिस सेल डिवीजन के परिचय में हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारी जो स्किन कोशिकाएं हैं, ये है हमारी स्किन की सेल, और इस स्किन की सेल में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन इस तरीके से होते रहता है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। ये है समसूत्री विभाजन। अब इस समसूत्री विभाजन यानी कोशिका विभाजन का एक संपूर्ण एक कोशिका चक्र होता है। इस कोशिका चक्र के अंत में क्या होती है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं जो जेनेटिकली एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसी होती है। चलिए अब इसके केंद्रक में हम चलते हैं। तो केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स होता है वो किससे संघनित होता है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि जो जाल जैसी संरचनाएं होती है जिसे क्रोमेटीन कहा जाता है, जो कि इस स्टोन प्रोटीन के ऊपर, ये गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो कि स्टोन प्रोटीन है, इसके स्टोन प्रोटीन के ऊपर जमा हुआ रहता है, और यहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, और जिससे अंत में क्रोमोसोम्स से दो सिस्टर क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये है कोशिका चक्र, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए, इस कोशिका चक्र को, पूरे कोशिका चक्र को हमने दो पार्टों में स्टडी किया है। सबसे पहला फेज है इंटरफेज। अब इस इंटरफेज में 3 स्टेप में हमने डिवाइड किया है। इंटरफेज की सबसे पहली अवस्था अगर हम देखें तो जीवन फेज। इस जीवन फेज में क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित कोशिकांग डबल हो जाते हैं, जैसे सेंट्रियोल्स जो होता था कि वो डबल हो जाता था जो तारक के अंदर। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए दो प्रकार से बन जाता है। G2 फेज में क्या होता है, आवश्यक एंजाइम्स का निर्माण होता है ताकि कोशिका विभाजन हो सके। अब हम आगे वाले स्टेप को अगर देखा जाए, तो आगे वाले स्टेप्स के लिए हम मेटाफिटिस फेज, यहीं पर कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, और इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अगर हम चीजें देखें तो मेटासिस को हम 3 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। चलिए समझते हैं प्रोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज में देखिए, ये जो गुणसूत्र है, इस सिस्टर क्रोमेटिड जो बने हैं, इसके सेंटर वाले हिस्से को सेंट्रियोल्स कहा जाता है। अब ये जो तारक केंद्र है, इनसे स्पिंडल फाइबर, तुर्क तंतु निकलते हैं, और जो कि इनके मध्य में उपस्थित सेंट्रियोल्स से आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जो गुणसूत्रों के केंद्र में होता है, गुणसूत्रों के मध्य वाले पार्ट से आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, देख सकते हो आप, ये ध्रुवों की तरफ जाने लगे हैं, और इसी फेज में क्या होता है, ये अच्छी तरीके से इनसे जुड़ जाते हैं। कहाँ से, मध्य क्रोमोसोम्स के मध्य वाले भाग से जुड़ जाते हैं, और साथ ही साथ में ये एक लाइन में व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं। अब यहीं से शुरू हो जाता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। आप लोगों को वीडियो में काफी अच्छे तरीके से सीन हो रहा होगा, दिख रहा होगा। अब चलिए एनाफेज में देखते हैं। तो एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स दो ध्रुवों की तरफ अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। अंत में टेलोफेज में क्या होता है, तो केंद्रक के भी, मतलब ये जो अवस्था है, इसके अंदर पूरी तरीके से क्रोमोसोम्स अलग अलग हिस्सों पे चले जाते हैं और दो केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से दो केंद्रक का निर्माण करते हैं, और इसी अवस्था में वापस से केंद्रक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है, और गुणसूत्र खत्म होकर वापस क्रोमेटिन नेटवर्क बनाने लगते हैं। और यहीं पर क्या है कि साइटोप्लाज्म में अंत में कोशिका द्रव्य के अंदर जो विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अंततः दो कोशिकाएं बनती है, और इस तरीके से संपूर्ण कोशिका चक्र कंप्लीट होता है। कैरियोकाइनेसिस में फाइनली दो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। चलिए, तो ये इस वाला टॉपिक आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम कौशल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ में यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं काफी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं। आपके शेयर के जरिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये वीडियोस पहुंच सके, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूं। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अर्धसूत्री विभाजन के साथ।